हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू बोर्ड। जो आज का वीडियो है ये होने वाला है कि जो अभी एसएससी सीजीएल के प्रिलिम्स हुए थे 2020 में, तो उसमें जो भी जीएस के क्वेश्चन है उसका एक कंपाइलेशन बनाया मैंने, ताकि आप ये वीडियो देख के जान सको कि ऐसे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं रिसेंट, किस तरह के क्वेश्चन सीजीएल या टीसीएस किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सको। तो ठीक है, इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच रूलर स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल। तो कोणार्क सन टेम्पल किसने बनवाया था? तो इसका देखिए, इसका आंसर है नरसिम्हदेव वन। ठीक है, अब देखिए ये जो नरसिम्हदेव वन थे, एक तो पहली बात, ये कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो ये आप याद रखिए, ये उड़ीसा में है। ठीक है, अब ये जो नरसिम्हदेव वन थे, ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? ये एक डायनेस्टी थी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, इसको ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन था, रमन मैग्सेसे अवार्ड स्टार्टेड इन। तो पहली बात तो इसका आंसर होगा 1957। 1957 में रमन मैग्सेसे अवार्ड स्टार्ट किया गया। देखिए, जो ये रमन मैग्सेसे अवार्ड है, ये फिलीपींस के जो वहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, रमन मैग्सेसे, उनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है, उनके रिस्पेक्ट में अवार्ड स्टार्ट किया गया था, फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे। और इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है, ये इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ ही बोलते हैं, एशियाज़ नोबेल प्राइज़। अब देखिए, इंडिया में कई लोगों ने इसे जीता हुआ है, जैसे रिसेंटली 2019 में ये अवार्ड मिला था रवीश कुमार को। रवीश कुमार जी जो थे, वो एनडीटीवी के पत्रकार हैं, उनको ये अवार्ड मिला था 2019 में। और सबसे पहले जो इंडियन थे जिनको ये अवार्ड मिला था, वो थे विनोदा भावे जी, विनोदा भावे जी। ठीक है, विनोबा भावे जी जो थे, इनको पहली बार ये अवार्ड मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच मुगल प्रिंस ट्रांसलेटेड द उपनिषद इनटू पर्शियन इन 1657। कौन से मुगल राजकुमार ने 1657 में उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया था? तो देखिए, इसका आंसर है दारा शिको। दारा शिको कौन थे? जैसे जहांगीर जो थे मुगल एम्पायर, इनके 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था उनका दारा शिको, और सबसे छोटे बेटे का नाम था औरंगजेब। तो जो दारा शिको ने थे, इन्होंने ही जो उपनिषद था उनका पर्शियन ट्रांसलेशन किया था, और दारा शिको का ही जो मर्डर था वो औरंगजेब ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्रोसेस यूज्ड बाय ऑटोट्रॉप्स टू मेक फूड। ऑटोट्रॉप कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं अपना खाना बनाने के लिए? तो देखिए, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ करके अपना फूड बना लेते हैं। कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका यूज़ करके अपना फूड बना लेते हैं। तो पहले इसका आंसर जो होगा वो तो फोटोसिंथेसिस होगा उसका आंसर। इसकी कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं ऑटोट्रॉप अपना फूड बनाने के लिए? फोटोसिंथेसिस। देखिए, जैसे ऑटोट्रॉप के मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि ऑटोट्रॉप्स कौन कौन होते हैं, तो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एल्गी होते हैं, ठीक है, ये हमारी जो ग्रास होती है, प्लांट्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। जैसे कि ये H2O हमारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर होगा कि कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं वो? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। SC/ST रिजर्वेशन कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो देखिए, जो SC/ST रिजर्वेशन है कि जो जॉब्स होगी, गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, उसमें SC/ST को कितना रिजर्वेशन मिलेगा, कब मिलेगा, कौन से स्टेट्स में कितना मिलेगा, तो ये किस आर्टिकल में आता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 एंड 16 का पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल अ मनी बिल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार राज्य परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? देखिए, ये मनी बिल मतलब धन विधेयक क्या होता है? मनी बिल मोस्टली रिलेटेड होता है
कि जो भी हमारा जितने भी टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, कौन सा स्टेट टैक्स लेगी, कौन सा हमारा यूनियन गवर्नमेंट है वो टैक्स लेगी, टैक्स में डिवीज़न कैसे होगा, कितना परसेंट टैक्स लगेगा, ये सब पार्ट मनी बिल में आता है। और जैसे ये गवर्नमेंट कितना एक्सपेंड कर रही है, उसके एक्सपेंडिचर कितना होगा, पर फाइनेंशियल ईयर में कितना एक्सपेंड कर सकती है, वो मनी बिल डिसाइड करता है। अब ये मनी बिल जो है, देखो एक तो ये चीज़ है काउंसिल ऑफ स्टेट। ये काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? राज्यसभा। तो राज्यसभा में ये बिल पेश नहीं किया जा सकता है, ये इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ये जो मनी बिल होता है हमेशा किस में इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में। और जो लोकसभा के चेयरमैन हमारे वो होते हैं, चेयरपर्सन, लोकसभा चेयरमैन, जिसे उनको ही ये पावर होती है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी जैसे ये बिल है, कोई भी विधेयक है, वो मनी बिल है या नहीं है। ये कौन डिसाइड करता है? हमारे लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। और जैसे अभी क्या होता है इसमें कि जो मनी बिल होता है हमारा लोकसभा पास करता है, तो ये यहाँ पर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। अब इसके बाद ये जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा इसमें अमेंडमेंट के सजेशन दे सकता है, पर कभी इसमें वो राज्यसभा में ये मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके बाद इसको ये पास करना पड़ेगा किसको? प्रेसिडेंट को। ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट भी इसके ऊपर सजेशंस दे सकता है कि इसको ऐसा चेंज करिए या फिर वो, लेकिन इसको भी पास करना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो ये मनी बिल हो गया। तो देखिए वहाँ इसका तो आंसर जो होगा कि कौन सा आर्टिकल है जो हमें बताता है कि कोई भी बिल है वो काउंसिल ऑफ स्टेट ने नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता, तो उसका आंसर होगा आर्टिकल 29, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स आर टू बी सेटअप एज पर बजट 2021? कितने वायरोलॉजी संस्थान जो है स्थापित किए जाने हैं बजट 2020 के अकॉर्डिंग? सो इसका आंसर है 12। 12 न्यू वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप होंगे। ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन, इन्होंने ये बजट जब पेश किया 2021 का, तो उन्होंने ये बोला कि जो हमारी 12 नई वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप की जाएंगी। इसके लिए 6000 करोड़ का इन्होंने बजट पास किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किताबुल हिंद बुक रिटन बाय। तो किताबुल हिंद बुक किसने रिटन की है? उनका नाम है अल बरूनी। और ये बुक किस लैंग्वेज में? किताबुल हिंद बुक जो है अल बरूनी ने अरेबिक लैंग्वेज में लिखी है। अब ये अल बरूनी से कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे एक तो ये कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो उसका हो गया कि किताबुल हिंद। अब इनसे ये भी पूछा जाता है कि ये किसके साथ इंडिया आए थे, तो उनका आंसर होगा महमूद गजनी। महमूद गजनी, इनके साथ ये इंडिया आए थे। तो ये जो बेसिकली बुक थी किताबुल हिंद, इसके बारे में इन्होंने इंडिया का जितना भी ज्योग्राफिकल बारे में, पॉलिटिकल साइंस और इन सब के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया था कि यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ के रिलीजन बिलीफ्स क्या हैं और यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, इसके बारे में पूरा बताया था इन्होंने, ठीक है। अल बरूनी जो थे वो ईरान के स्कॉलर थे, ठीक है, ईरानियन स्कॉलर थे, ठीक है। तो किताबुल हिंद बुक किसने लिखी थी? अल बरूनी ने। ये किसके साथ आए थे इंडिया? महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ थाईलैंड? थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा थाई बॉक्सिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको जो थाई बॉक्सिंग वहाँ का नेशनल गेम है, इसको वहाँ पर उनकी लोकल लैंग्वेज में किस नाम से बुलाते हैं? तो उसका नाम है मुआय थाई, ठीक है। इस नाम से वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। तो डायरेक्टली ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको ऑप्शन में थाई बॉक्सिंग ना देके ये दे दिया जाए मुआय थाई, तो इससे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डज द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट? रिवर ब्रह्मपुत्र कहाँ ओरिजिनेट होती है? तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जो हमारा हिमालय रेंज है, हिमालय,
माउंटेन रेंज है उसका जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है, उस पे पड़ती है कैलाश रेंज, कैलाश रेंज। और कैलाश रेंज का जो तिब्बत में पार्ट आता है उसमें एक ग्लेशियर है, तो उस ग्लेशियर का नाम क्या है, चेमा युंग ग्लेशियर, ठीक है। इस ग्लेशियर से होके ये रिवर ओरिजिनेट होती है, ये रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है, याद रखिएगा। इसको आपको डायरेक्टली ऑप्शन में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको पूरा बता दिया है कि कैलाश रेंज भी पूछा जा सकता है, तिब्बत भी दिया जा सकता है, ये चेमायुंग ग्लेशियर का नाम दिया जा सकता है, या फिर हिमालयन रेंज का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, इनमें से कुछ भी दिया जा सकता है। तो वो एग्जामिनर के ऊपर है, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच कंट्री हैज़ फर्स्ट रैंक इन हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किसकी है, तो फर्स्ट रैंक है हमारी फिनलैंड की। जो 2021 का इंडेक्स निकला है हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें फर्स्ट रैंक फिनलैंड की है। और अगर इंडिया की रैंक पूछी जाए तो देखिए आपको इंडेक्स जब भी देखना है तो आपको ये दो चीज़ें ही देखनी है कि फर्स्ट रैंक किसकी है और इंडिया की कौन सी रैंक है। तो इंडिया की ये रैंक क्या थी, 139, ठीक है। देखिए अगर अब ये क्वेश्चन को आपको तुक्का लगाने का तरीका भी मैं एक बता देता हूँ, जैसे आपको नहीं पता है कि फर्स्ट रैंक हैप्पीनेस इंडेक्स में किसकी है, तो देखिए जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्री होती हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, जैसे आपने नाम सुने होंगे, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, आयरलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। तो इनमें ही जैसे नॉर्वे या फिनलैंड, डेनमार्क, इनमें ही ये हैप्पीनेस इंडेक्स की रेंज जो फर्स्ट रैंक है वो चेंज होती रहती है किसी, जैसे इससे पहले नॉर्वे की थी, कभी फिनलैंड की थी, अभी कभी डेनमार्क थी, इस बार फिर से फिनलैंड की है। तो जैसे आपको नहीं भी पता है तो आपको ऑप्शन में कोई भी फिनलैंड या फिर कोई भी स्कैंडिनेवियन कंट्री दिख रही है तो उसको आप ऑप्शन में लगा सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इमरजेंसी कम्स अंडर विच आर्टिकल, तो देखिए इमरजेंसी पहले तो यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि इमरजेंसी 3 टाइप की होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 3 टाइप की इमरजेंसी को बताया गया है। एक तो होती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, एक होती है हमारी स्टेट इमरजेंसी, और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी जो हमारे आर्टिकल है वो आर्टिकल 352 इससे डील करता है। स्टेट इमरजेंसी के बारे में हमारा 356 आर्टिकल में बताया गया है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 360 में हमारे बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अलॉन्ग विथ मोतीलाल नेहरू वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ द स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू के साथ निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसका आंसर होगा चित्रानंद दास, ठीक है। चित्रानंद दास जी थे, इन्होंने मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलके हमारी स्वराज पार्टी बनाई थी, ये इन्होंने 1922 में बनाई थी। तो इसका मेन एम क्या था, देखिए नाम से ही आपको दिख रहा होगा स्वराज, कि हम इन्होंने इनको फुल फ्रीडम चाहिए थी गवर्नेंस की, फ्रीडम ऑफ गवर्नेंस। तो इनको इस मेन पार्टी बनाने का इनका उद्देश्य था कि स्वराज की मांग करना। अब इसका एक और भी कारण था कि जैसे 1920 में गांधी जी ने हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो क्या हुआ था कि 1922 में 2 साल वो चलने के बाद एक काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड, ठीक है। ये काकोरी कांड जो 1922 में हुआ था, इसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया था। तो हमारे जो आम जनता थी उनमें ये फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए जो भी जोश है वो कम ना हो, इसके लिए इन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या स्ट्रेटजी बनाई कि हमको एक ये कुछ नया करना चाहिए, तो इसके लिए भी इन्होंने ये स्वराज पार्टी बनाई थी, ठीक है। अब देखिए ये इससे एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर भी है जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो
यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ। इन्होंने अभी जो काकोरी कांड था उसका नाम चेंज कर दिया है। उसका नाम इन्होंने काकोरी कांड से चेंज करके, जैसे इसका नाम पहले होता था कॉन्स्पिरेसी, इसका काकोरी काकोरी कॉन्स्पिरेसी इसका नाम था, इसको चेंज करके इन्होंने काकोरी कुछ रख दिया है, देखना पड़ेगा एक बार, याद नहीं आ रहा अभी मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात है। व्हाट इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो? तो मैंगो का बोटेनिकल नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। देखिए यहाँ पर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके जो बोटेनिकल इसका साइंटिफिक नेम है उसमें ही मैंगी दिख रहा है आपको, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंगो का बोटेनिकल नेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी अवार्ड 2020 इज़ अवॉर्डेड टू। किन्हें रविंद्रनाथ टैगोर साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका आंसर होगा राजकमल झा। राजकमल झा जी ने ये अवार्ड जीता है। किस बुक के लिए जीता है? तो उसका आंसर होगा, इसका आंसर था द सिटी एंड द सी। इनकी ये बुक थी द सिटी एंड द सी, उसके लिए इनको ये लिटरेरी अवार्ड मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड। किसको? राजकमल झा जी को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल अथॉरिटी कंपनी सिचुएटेड इन विच सिटी? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हमारी सेल है। सेल का फुल फॉर्म जान लीजिए आप, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये हो गया सेल का फुल फॉर्म, और ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंदन यात्रा इज रिलेटेड टू विच स्टेट? चंदन यात्रा कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, चंदन यात्रा किससे रिलेटेड है? उड़ीसा से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण अवार्ड? कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है? तो उसका आंसर है जापान के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। शिंजो आबे जी हैं जो, इनको ही पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ ग्रीन एल्गी? ग्रीन एल्गी का कॉमन नेम क्या होता है? देखिए इसका आंसर होगा आपका क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा जो कुछ भी बोलिए, तो कॉमन नेम ऑफ ग्रीन एल्गी क्या है? क्लोरोफाइटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? देखिए राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वही हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है। ये दोनों पोस्ट सेम ही व्यक्ति संभालता है। जो ही हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा वही हमारा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होगा। तो ये दोनों पोस्ट अभी कौन संभाल रहे हैं? ये दोनों पोस्ट हमारे संभाल रहे हैं वी वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। ठीक है, एम वेंकैया नायडू, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो 3 केस हुए थे, डांडी मार्च, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड जलियांवाला बाग, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रखना है हमें कि पहले कौन हुआ था फिर इसके बाद कौन सा हुआ। तो देखिए डांडी मार्च, नॉन कोऑपरेशन और जलियांवाला बाग। ओके, तो सबसे पहले तो जलियांवाला बाग हुआ था इन तीनों में। जलियांवाला बाग ये कब हुआ था हमारा? अप्रैल 13, 1919 में। देखिए 1919 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। जब कभी भी हिस्ट्री का मैं लेक्चर बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि 1919 में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे रॉलेक्ट एक्ट आया था और मॉर्ले मिंटो एक्ट आया था, और कई सारी चीज़ें और भी हैं, वो आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये अप्रैल 13 की 1919 में जलियांवाला बाग जो हुआ था, कांड हुआ था, वो हुआ था। अब अप्रैल 13 को ही जो ये एक तो हुआ कहाँ था? ये अमृतसर है, वहाँ हुआ था। ठीक है,
अब दूसरा है तो जलियांवाला, और फिर नॉन कोऑपरेशन और दांडी मार्च में पहले कौन हुआ था? हाँ तो हाँ, पहले नॉन कोऑपरेशन हुआ था। नॉन कोऑपरेशन जैसे अभी मैं आपने को पहले बताया, मैंने गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1920 में, तो नॉन कोऑपरेशन का हुआ था 1920 में। और हमारा तीसरा है दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च हमारा हुआ था मार्च में 1930 में। तो सबसे पहले जलियांवाला बाग हुआ अप्रैल 1919 में, नॉन कोऑपरेशन हुआ 1920 में, और दांडी मार्च हुआ हमारा मार्च 1930 में। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्स अंडर विच आर्टिकल? हिंदी जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो किस आर्टिकल के अंदर आती है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 343। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो आर्टिकल 343 जो हमारा कहता है कि ऐसे कोई पर्टिकुलरली कोई हमारी वो नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जो हमारे जैसे पार्लियामेंट में क्या यूज़ की जाएगी? हिंदी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। वो किस आर्टिकल में मिला हुआ है? आर्टिकल 343 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आरबीआई हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ हाइम्स इन वेदास कॉल्ड? वेदों में भजनों का संग्रह को क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये हिम्स हैं जो वेदास, कौन से वेदास में? जैसे 4 वेदास होते हैं, उसमें ये हिम्स का कलेक्शन है जो, ये किस में है? तो उसका आंसर होगा ऋग्वेद में। और इनको कहते क्या है? जैसे ऋग्वेद में टोटल 10 कलेक्शन है, मंडल्स, इनको मंडल्स कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ हिम्स किसे कहते हैं? वेदों के संग्रह को, या फिर वेदों में भजनों के संग्रह को क्या कहते हैं? मंडल्स। ठीक है, ये किस में है? ऋग्वेद में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द फर्स्ट रूलर डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा डिफीट किया गया हुआ लास्ट रूलर कौन सा था? तो इसका आंसर होगा धनानंद। देखिए, धनानंद जो थे वो नंद डायनेस्टी के एक किंग थे। इनको ही डिफीट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट। ठीक है, धनानंद याद रखिए नाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच स्टेट? देखिए, बांग्लादेश कौन से ऐसे स्टेट के साथ बॉर्डर अपना शेयर नहीं करता है? तो इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बांग्लादेश 5 स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, वो कौन कौन से स्टेट है हमारा? एक है आसाम, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा हो गया मेघालय, चौथा हो गया मिज़ोरम, और पांचवा हो गया त्रिपुरा। ये जो 5 ऐसे स्टेट हैं, इनके साथ बांग्लादेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन, इनके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इससे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो बांग्लादेश है, हमारे इंडिया से पूछा जाता है कि इंडिया जो कंट्री है हमारी, उससे कौन सी दूसरी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है? सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर कौन सी कंट्री करती है? तो उसका आंसर भी बांग्लादेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ ब्रोकन माइकल शूमाकर रिकॉर्ड्स फॉर मोस्ट विन इन F1 हिस्ट्री? देखिए, F1 क्या होता है? एक रेसिंग टूर्नामेंट होता है। तो इसके ये बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर रह चुके हैं माइकल शूमाकर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो माइकल शूमाकर कहाँ के? जर्मन प्लेयर थे, F1 प्लेयर, जर्मनी के। इनका रिकॉर्ड हाल फिलहाल में किसने तोड़ा है? तो वो हैं हमारे इंग्लैंड के लुइस हैमिल्टन। ये इंग्लैंड के लुइस हैमिल्टन है जिन्होंने अभी माइकल शूमाकर का F1 रिकॉर्ड तोड़ा है। अब देखिए, आज बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि जैसे बहुत सारी ग्रैंड पिक्स होती है, रेसेस होती हैं ग्रैंड पिक्स। ठीक है, अब ग्रैंड पिक्स में क्या होता है? बहुत सारी, जैसे हंगेरियन ग्रैंड पिक्स हो गई, जर्मन ग्रैंड पिक्स हो गई,
और कोई सी भी इंग्लिश ग्रैंड प्रिक्स हो गई, तो पूछते हैं कि इसके विनर कौन रहा है। तो अगर आपको ऑप्शन में आंसर नहीं भी पता हो, तो अगर आपको लुइस हैमिल्टन दिख रहा हो तो आप आंसर लगा दीजिएगा कि मोस्टली ये 5-6 साल में मोस्टली जितनी भी हमारी F1 रेसेस होती हैं 90%, 80%, 90% यही जीतते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन नहीं पता हो तो आप ये आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड, फंगाई की स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा माइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। अब सेकंड क्वेश्चन है कि ब्लैक फीवर बिकॉज ऑफ, तो ब्लैक फीवर किसकी वजह से होता है? देखिए, ब्लैक फीवर को हिंदी में कहते हैं काला आज़ार। ठीक है, काला आज़ार जो है ये पूछा जाता है कि ये किसकी वजह से होता है। पहली बात तो जैसे ऐसे क्वेश्चन बनता है कि काला आज़ार जो है ये वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, प्रोटोजोवन डिजीज़ है, किस टाइप का डिजीज़ है? तो ये इसका आंसर होगा कि काला आज़ार या ब्लैक फीवर है वो एक प्रोटोजोवन डिजीज़ है, प्रोटोजोवन डिजीज़। अब इससे और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसका वेक्टर कौन होता है, कौन इसको एक से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र करता है? तो उसका आंसर होगा सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई जो होता है वो इसका पैरासाइट जो होता है, प्रोटोजोआ होता है, उसको लेके एक से दूसरे इंसान में इसको ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब देखिए इसका पैरासाइट का भी नाम देख लीजिए, जो प्रोटोजोआ होता है उसका नाम क्या होता है जिसकी वजह से हमें ये ब्लैक फीवर, ये काला आज़ार होता है? तो उसका आंसर होता है लेशमन डोनोवनी। एग्जैक्टली मुझे अभी ये इसका क्या लेशमन था कि ये लेशमानिया ऐसे कुछ था। तो आप याद रखिए कि एंड में ये जो काला आज़ार होता है ब्लैक फीवर, इसके जो पैरासाइट होता है उसके नाम में डोनोवनी आता है। बस इतना याद रखिए, उतना काफ़ी है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका, तो इतना याद रखिए आपको कि डोनोवनी आता है इसके नाम के एंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पार्ट का कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज़ अंडर विच आर्टिकल? तो जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस आर्टिकल में आती है? तो आंसर होगा आर्टिकल 245 से लेके 254। ये जो भी आर्टिकल है ये बात करता है हमारा कि जो जितनी भी पावर्स हैं वो स्टेट को दी जाए या हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास हो कि यूनियन गवर्नमेंट के पास हो। जैसे आर्टिकल 250 होता है, ये हमारा इसमें डील करता है कि जो भी स्पेशल इमरजेंसी होंगी उसमें क्या प्रोविजंस होंगे, उसमें पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कौन सी पावर स्टेट को मिलेगी, कौन सी पावर गवर्नमेंट हमारी यूनियन गवर्नमेंट को मिलेगी। तो इसमें देखिए 3 लिस्ट बनाई गई है। एक यूनियन लिस्ट होती है कि यूनियन को कौन कौन सी पावर मिलेगी, दूसरी हमारी होती है हमारी स्टेट लिस्ट, और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये इतना आप याद रखिए। तो यहाँ इसी के साथ हमारा ये पहला पार्ट से ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट में इसके बाकी जो सेट्स के क्वेश्चन होंगे उसको इंक्लूड करूँगा। तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलिए बाय बाय।